प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे आपके जीवन से, पर्यावरण संरक्षण से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज 16 सितंबर है। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ओजोन क्या है, इसका हमारे जीवन में, हमारी पृथ्वी के लिए, पर्यावरण के लिए, हमारा जो परितंत्र है, इन सब के लिए क्या महत्व है, इस पूरे वीडियो में इस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओजोन क्या है? ओजोन इज ए नेचुरल गैस कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑकरिंग नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि ओजोन क्या है? एक प्राकृतिक गैस है। ऑक्सीजन में O2 होते हैं, O3 यानी जहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं एक साथ, वहाँ पे एटमॉस्फेयर में वह गैस जो है ओजोन के नाम से जानी जाती है। ओजोन क्या है? ओजोन हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बनाए रहती है और सूर्य से जो भी परावैंगनी किरणें आती हैं उनको क्या करती है, ये रोक लेती है। और उसके पश्चात क्या हो जाता है, फ़ायदा क्या होता है कि इस हमारी पृथ्वी पर कई सारे ऐसे जीव जंतु हैं, इवन मनुष्य में भी कई सारे घातक रोग जो है नहीं हो पाते। नहीं तो स्किन कैंसर और बहुत सारे जो है रोग मनुष्य में हो जाते हैं। तो ओजोन पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर बनाती है और इससे सूर्य से आने वाली जो भी परावैंगनी किरणें या हानिकारक किरणें होती हैं, इनको वह एब्जॉर्ब कर लेती है, इनको परावर्तित कर देती है, जिससे पृथ्वी पर वही किरणें आ पाती हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती हैं। और इस प्रकार से पृथ्वी का जो पूरा परितंत्र है, यह बहुत, इसको विकसित होने में ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, वह बहुत सहायता प्रदान करती है। अब ओजोन डिप्लीशन क्या है? अब चूँकि जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, इनका वातावरण में उत्सर्जन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे ओजोन की जो परत है उसमें वो परत कमज़ोर हुई और जो दोनों पोल हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक, इस पर जो है ओजोन होल क्रिएट हुई। और उससे क्या होने लगा कि सूर्य की जो परावैंगनी किरणें होती, जो हानिकारक किरणें थी, वो सीधा पृथ्वी पर उनकी पहुंच बन गई। ओजोन कैसे डिप्लीट होती, कैसे यह विघटित होती है? ओजोन डिप्लीशन इज ए डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन ए स्ट्रेटोस्फीयर वेयर इट सील्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यह क्या होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड या अन्य गैसें ओजोन ऊपर जाती हैं वातावरण में और ओजोन इनसे क्रिया करके, ये ओजोन से एक रासायनिक क्रिया करती हैं, उससे ओजोन को जो 3 एटम होते हैं वो टूट जाते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाती है और एक एटम अलग हो जाता है। तो ओजोन धीरे धीरे वहाँ से ओजोन की परत कमज़ोर हो जाती है और ओजोन की परत जब कमज़ोर हो जाती है तो सूरज की परावैंगनी किरणें सीधा पृथ्वी पर आने लगती हैं। ओजोन के बारे में और अच्छे से जानने के लिए अभी हमारे अन्य और स्लाइड तैयार कर रखी हैं, लेकिन इससे पहले हम यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत अच्छी वीडियो है, उसको हम चाहते हैं कि आप देखें। उसमें बहुत डिटेल में ओजोन क्या है और ओजोन का डिप्रेशन कैसे होता है, विजुअल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो पहले चलिए उसको देख लेते हैं। The only planet with life is a scientific, stunning marvel. What makes life possible is the atmosphere, a blanket of different gases that perform different functions. The ozone layer exists in the stratosphere, which protects Earth from the sun's harmful UV radiation. Hyper-industrialization has led to stable man-made chemicals like chlorine and bromine reaching the stratosphere, which react with the ozone, undergoing a complex series of catalytic reactions, all triggering ozone destruction. These chemicals, called ozone-depleting substances or ODS, also include chlorofluorocarbons, halons, carbon tetrachloride, methyl chloroform, hydrochlorofluorocarbons, methyl bromide. If the ozone depletion continues, health issues like cataract,
skin cancer, etc., along with adverse impacts on agriculture, forestry, and marine life, are bound to take place. In 1985, the Vienna Convention, an international treaty on the protection of the ozone layer, was set in motion, under which the Montreal Protocol was set up in 1987. The goal? To repair and protect the ozone layer by phasing out production and consumption of ODS for end applications. On 18th March 1991, India became a party to the Vienna Convention and ratified the Montreal Protocol on 19th June 1992. Set up by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the ozone cell became responsible for implementing the Montreal Protocol guidelines. Around 175 foam manufacturing enterprises, including several MSMEs, participated and switched to non-ODS and low GWP alternatives such as cyclopentane and Ecomate. Complete support was provided to MSMEs for HCFC 141B phase-out through the Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology under the Department of Chemicals and Petrochemicals. Today, India is proudly the first among all developing countries to have achieved complete phase-out of HCFC 141B in the foam manufacturing space. All this was made possible because of the government's efforts. तो छात्रों अपने वीडियो देख, उसमें काफ़ी डिटेल में ओजोन क्या होती है और कैसे ओजोन का डिप्रेशन होता है, भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, कैसे उस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर करके उसको प्रभावी बनाया, इस सब के बारे में जाना। अब 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है और हर साल जो भी ओजोन डे मनाया जाता है उसका एक थीम होता है। तो जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की, पीसीएस की, पेट की, सीटेट की या अन्य कोई भी एनडीए सीडीएस की एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है ओजोन डे और ओजोन का जो थीम क्या है, किस साल का, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इस बार का ओजोन का जो थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। चूँकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही जो ओजोन को हानि पहुंचाने वाले जो गैसेस थी उनको बैन करने का प्रावधान शुरू हुआ था, तो इसी कारण से इस बार का इसकी पूरी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35। यानी क्योंकि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, शुरू हुआ था, प्रभावी हुआ था, तो 35 साल हो गए हैं, इस कारण से जो है इस बार जो है इसका थीम विषय ये रखा गया है। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये हिंदी में इसका। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पाद और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जो 16 सितंबर के दिन 1887 को लागू हुई थी। तो ओजोन और ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले जो सब्सटेंसेज होते हैं तो इनको हटाने के लिए कंप्लीट धीरे धीरे कैसे, जैसे आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होती थी, गैसेस होती थी रेफ्रिजरेटर में और जो अन्य उद्योगों से इनका उत्सर्जन होता था, यह ओजोन को जाकर के रासायनिक क्रिया करके स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन को कमज़ोर करती थी, ओजोन का विखंडन होता था। तो वहाँ पर क्या है कि इन गैसों का कैसे फेज आउट किया जाए, मतलब इनका उत्पादन कैसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए और इनकी जगह पे कोई और विकल्प को ढूंढा जाए, तो इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लागू किया गया था। होता क्या है कि जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन जो है जो ओजोन के एटम्स से संपर्क में आते हैं तो वो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलग कर देते हैं और उसमें एक क्लोरीन का एटम जो है वह 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को एक बार में रिमूव कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कितने घातक होते हैं जो CFCs होती हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, जो जिनका उत्सर्जन होता है और ये जब वातावरण में जाती हैं तो ओजोन को कितना ज़्यादा ये हानि पहुंचाती हैं। ओजोन देख लिया, ओजोन का डिप्लीशन क्या होता है। अब उससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो पहला क्या है, इट काजेस स्किन कैंसर,
अस्थमा एंड ह्यूमन इम्यून सिस्टम टू टू मतलब इससे क्या होता है कि चर्म रोग, जो चमड़े का कैंसर होता है, चर्म कैंसर, अस्थमा, और मानव का जो इम्यून सिस्टम होता है वह कमज़ोर हो जाता है। हमारे जो आँख की कॉर्निया होती है उस पर और उसके लेंसेस को भी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा मैरीन जो जलीय सिस्टम है, जो समुद्र में जो समुद्री या जलीय जीव होते हैं उन पर भी इसके काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जो फिश मछलियाँ होती हैं उनका जो डेवलपमेंट स्टेज होता है, यानी जब उनकी वृद्धि का स्टेज होता है, उस पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है और उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी प्रभावित होता है। यानी मछलियाँ जो हैं दूसरे मछलियों को जन्म देती हैं, उनकी जो पूरा एक प्रोसेस प्रक्रिया है वह भी प्रभावित होती है। इसके अलावा जो प्लांट्स में फाइटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है और बायोलॉजिकल डिकम्पोजर जो हैं, इन सब के ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार पूरा जो ओजोन लेयर का क्षति होती है उससे न केवल मानव बल्कि जलीय जीव और हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर, इवन कृषि पर भी इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और इसी को लेकर के पूरी दुनिया के सभी देश एक साथ आए और सबने मिलकर ओजोन में जो होल हो रहा था, ओजोन की लेयर कमज़ोर हो रही थी, उसको भरने के लिए और उससे जो हानिकारक तत्व थे, हानिकारक गैसें थी, उनको फेज आउट करने के लिए एक साथ आए और उस पर ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब 16 सितंबर 1987 को यह जो है प्रभाव हुआ और यह एक टर्निंग पॉइंट था इतिहास का। और इससे यह साबित हो गया कि अगर देशों के बीच वैज्ञानिक सोच का विकास हो और उनके सभी देश एक पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ आएँ तो कोई भी चीज़, कोई भी पर्यावरणीय जो समस्या है या कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल ना निकले। क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ओजोन लेयर पे जो दुष्प्रभावी सब्सटेंस थे उनको काफ़ी ज़्यादा फेज आउट किया गया और ओजोन लेयर अब भर रही है। और धीरे धीरे 1960 तक ये माना जा रहा है कि ओजोन लेयर 2060 तक माना जा रहा है, 1980 का या उससे पहले का जो उसका स्टेज था वो तब तक पहुंच जाएगी। ये हमने ओजोन लेयर के बारे में जान लिया। अब ओजोन के बारे में पता कैसे चला, कैसे लोगों ने जाना कि ओजोन जो एक ऐसी परत होती है जिसमें जो है हानि पहुंच रही है और ओजोन होल क्रिएट हो रहा है। तो 1970 के बीच जो है कुछ वैज्ञानिकों ने ये वार्निंग दी, चेतावनी दी कि एक मैन मेड केमिकल्स जो हैं, मानव द्वारा जो उत्पादित केमिकल्स हैं, वह हमारे जो हम दैनिक जीवन में जिनका उत्पादन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वह लाइक एरोसोल्स हैं, फोम्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स जो हैं, इन सब से जो उत्पाद निकल रहे हैं, जो उत्सर्जन हो रहा है, वह हमारी ओजोन लेयर को खतरा पहुंचा रहा है। और आने वाले समय में अगर इनको रोका नहीं गया तो प्रकृति और जो हमारी पृथ्वी है उस पर जीवन को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। और इसी को देखते हुए 1985 में गवर्नमेंट्स ने वियना कन्वेंशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर एक कन्वेंशन बनाया, उस पर हस्ताक्षर किए और वियना कन्वेंशन में फिर धीरे धीरे उसी के क्रम में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया गया, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो थे इन सबको फेज आउट करके धीरे धीरे मतलब इनके उत्पादन को एकदम समाप्त करके इनके अल्टरनेटिव्स को लाने पर विचार किया गया। और इन सब प्रक्रियाओं के करने का फ़ायदा ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि एज ए रिजल्ट हैव बीन ड्रामेटिक, बहुत अच्छा इसके परिणाम रहे। अराउंड 90% ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैव बीन फेज आउट। लगभग ओजोन को खतरा पहुंचाने वाले जो गैसेस थी, जो केमिकल्स थे, उनमें से 99% का अब उत्पादन जो है समाप्त कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया है। यानी अब वो वातावरण में उनकी जो उत्सर्जन वह बंद हो चुका है। तो यह पूरे
दुनिया के लिए और हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी कि अगर विल पावर हो और हम एक वैज्ञानिक सोच के साथ आगे काम करें तो कैसे किसी भी खतरे का समाधान निकाला जा सकता है। एंड द प्रोटेक्टिव लेयर अबव अर्थ इज बीइंग रिप्लेस्ड, और जो अर्थ के ऊपर ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर थी धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है। द अंटार्कटिक ओजोन होल इज एक्सपेक्टेड टू क्लोज बाय 2060, और अंटार्कटिक के ऊपर जो ओजोन लेयर के होल थे लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2060 तक जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ओजोन लेयर जो हो गया था, ओजोन लेयर फिर से वहाँ भर जाएगी। while other regions will return to pre-1980 वैल्यू इवन अर्लियर, और अन्य जो रीजन्स थे जहाँ पे ओजोन लेयर कमज़ोर हो गई थी, देखिए ओजोन होल का मतलब ये नहीं होता कि उस एरिया से पूरा जैसे लेयर है तो पूरा ओजोन जो है होल हो गया है। कमज़ोर एक बहुत ज़्यादा लेयर हो जाती है तो उसके बाद जो यूवी रेज होती हैं वो पास हो जाती हैं, तो वो जो जहाँ पे लेयर्स काफ़ी वीक हो गई थी या उनका ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था वह 2060 से पहले भी भर जाएंगी। तो यह बहुत ही अच्छी खबर है कि कैसे हम लोगों ने सबने प्रयास किया, सारी सरकारों ने प्रयास किया और ओजोन लेयर की जो क्षति हुई थी वह भर रही है। एवरी ईयर एन एस्टिमेटेड 2 मिलियन पीपुल आर सेव्ड फ्रॉम स्किन कैंसर। अब सोचिए कि ओजोन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, वियना कन्वेंशन के तहत जो फेज आउट किया गया केमिकल से, और ओजोन लेयर जैसे जैसे भर रही है, नहीं तो ओजोन लेयर नहीं भरती, उसके दुष्परिणाम क्या होते कि अभी तक लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग हर साल स्किन कैंसर से मर जाते। अब समझ लीजिए कि 20 लाख लोगों की जान बच रही है। देयर आर ब्रॉडर बेनिफिट्स, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा लाभ हैं, जैसे कि ओजोन जो डिप्रेसिंग गैसेस थी उनसे ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर जो होता है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता। तो साथ ही साथ न केवल मानव का जो जीवन है इसके अलावा पर्यावरण पर, ग्लोबल वार्मिंग पर भी इसके काफ़ी सकारात्मक प्रभाव है। इन जनवरी ओजोन सेक्रेटरीट रिलीज रिसेट अर्थ, अभी जनवरी में, इसी जनवरी में ओजोन का जो सेक्रेटरीट है केन्या में, उसने रिसेट अर्थ करके एक इनोवेटिव एजुकेशनल प्लेटफार्म को लॉन्च किया है, जहां पर जो भी वयस्क लोग हैं उनको ओजोन लेयर के बारे में, उनके क्या रोल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इन सब के बारे में उनको जागरूक किया जाए, यह प्रयास किया जा रहा है। और जल्द ही ओजोन सेक्रेटरीट कई सारी मूवीज़ भी लॉन्च करने वाला है जो ओजोन लेयर के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाएंगी। तो प्रिय छात्रों, ओजोन के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने इस वीडियो में आपको बताया है। इसमें से आप अगर चाहें तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों तक शेयर करें, ताकि ओजोन के बारे में क्या क्या नई प्रोग्रेस हुई है और कैसे ओजोन लेयर हमारे समाज पर, हमारे पर्यावरण पर, हम सबके जीवन पर प्रभाव डालती है, ये आप जान सकेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।